देखो, नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर फॉर यूजी कैंडिडेट्स इन्होंने डाल दिया है, जबकि इसका देखा जाए तो कोई यूज था नहीं। ठीक है, अब ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि ये अपने लेवल को उठा करके जेई और एनडीए वाले लेवल पे लेकर के जाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ये कर दिया है। जबकि देखा जाए तो लास्ट ईयर भी मुझे लग रहा है 70,000 बच्चों ने करीब करीब फॉर्म भरा था, और जो डेटा आया था कि कितने लोगों ने एग्जाम लिखा है वो 30-80 थे। क्योंकि जो क्राउड ये वाला एग्जाम दे रहा है वो इतना खतरनाक क्राउड है कि वो अपना आईडी पासवर्ड भूल जाता है भर के, तो वो दूसरी बार भरता है। ठीक है मैं मतलब ऐसे तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि जैसे 80,000 लोगों ने भरा, तो ये हो सकता है बेचारे डर गए होंगे कहीं 80,000 लोग एग्जाम देने ना आ जाए, या 1 लाख लोगों ने भरा, लेकिन जो एग्जाम देने आते हैं वो आधे ही आते हैं, हो सकता है 1/3 ही आए, क्योंकि उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो 1-1, 2-2 बार भर के अपना भूल जा रहे हैं। ठीक है, बट एनीवे, अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है तो पहले ये समझ लेते हैं, फिर इसके बाद ये भी देख लेंगे कि एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है क्या, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर में मतलब अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना कि सर एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको बतानी थी। अरे अब पहले ये तो बता लेने दे। देखो ये है कंपटीशन तुम्हारा, देख रहे हो, ये तुम्हारा कंपटीशन है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये 2 शिफ्ट में पेपर करा रहे हैं। ठीक है, कि शिफ्ट 1 में होगा, शिफ्ट 2 में होगा। जनरली पेपर शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में तब कराया जाता है जब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हो, जैसे जेई में आ जाते हैं ना, 16 लाख बच्चे आ गए, 15 लाख बच्चे आ गए, कहीं 2 लाख 2.5 लाख बच्चे आ गए, तब कराया जाता है। 40,000 50,000 आएंगे मुश्किल से, बट चलो ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज है कि सेंटर इन्होंने कम कर दिए होंगे, 2 शिफ्ट में पेपर कराएंगे, थोड़ा फैंसी चीज है ये। ठीक है पैसे बच नहीं रहे यहाँ पे, ये थोड़ी फैंसी चीज है कि नाउ हम भी जेई है। IMU will conduct common interest test in 2 shift, तारीख यहाँ पे लिखी हुई है। The candidates will be given 1 question paper per shift. ठीक है, and it is quite possible that in spite of all efforts to maintain equivalence among various question papers, the difficulty level of these question papers administered in different shifts may not be exactly the same. मतलब 2 शिफ्ट में 2 पेपर होंगे तो उनका डिफिकल्टी लेवल अलग अलग हो सकता है। ये पूरी कोशिश करेंगे कि अलग अलग ना हो, लेकिन फिर भी वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। Some of the candidates may end up attempting a relatively tougher set of questions when compared to other sets. The candidate who attempt the comparatively tougher examination are likely to get lower marks as compared to those who attempt the easier one. In order to overcome such a situation, a normalization procedure based on percentile score will be used to ensure that candidates are neither benefited nor disadvantaged due to the difficulty level of the examination. मतलब मान लो कि एक में डिफिकल्ट पेपर आया, एक में आसान पेपर आया, तो जिसमें डिफिकल्ट पेपर आया होगा वहां पे बच्चों के नंबर कम आएंगे, और जहां पे आसान पेपर आएगा वहां पे बच्चों के नंबर ज्यादा आएंगे। तो मान लो कि ये एक सेट है बच्चों का, ये एक सेट है बच्चों का, इन लोगों ने दिया इजी वाला पेपर, तो इनका जो हाईएस्ट स्कोर आ रहा है वो आउट ऑफ 200 सपोज 180 आ रहा है, और इन लोगों ने डिफिकल्ट वाला दिया था तो इनका सपोज करो 150 आ रहा है। तो रैंक अगर नंबर के बेसिस पे बनाई गई तो फिर आसान वाले जो ऐसे भी होंगे, जो वीक बच्चे भी होंगे, वो ऊपर चले जाएंगे, और जिन्होंने डिफिकल्ट दिया होगा वो पीछे रह जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा नुकसान नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये परसेंटाइल स्कोर वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो कि जनरली जेई में होता है, क्योंकि कई सारी शिफ्ट होती हैं, कई सारे पेपर होते हैं, डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है, तो वहां पे भी परसेंटाइल स्कोर ही यूज किया जाता है। ठीक है, अब परसेंटाइल स्कोर समझ लेंगे कि क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज एन established practice for comparing candidate scores across multi shifts paper and is similar to those being adopted in other large educational selection test conducted in India. मैंने फाइनली बता ही दिया था आपको कि जेई और एनडीए से कंपेयर कर ही रहे थे। तो फॉर नॉर्मलाइजेशन अक्रॉस शिफ्ट IMU shall use the percentile equivalence. परसेंटाइल इक्विवेलेंस देखो रफली समझ लो क्या है। रफ पहले बता देता हूं, फिर इनका फॉर्मूला भी बता दूंगा। ठीक है, रफ क्या होता है कि जैसे मान लो ये शिफ्ट 1 के बच्चे हैं, ये शिफ्ट 2 के बच्चे हैं, इनमें जो टॉपर आया, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि सपोज 180 वाला है, हम बोलेंगे कि उसकी रैंक 1 है, तो उसका परसेंटाइल हो गया 100।
और जो इसमें सबसे पीछे नंबर लेकर के आया होगा वो वाला लास्ट हो गया। बाकी सबको अकॉर्डिंगली नंबर मिल जाएंगे। मतलब जो फर्स्ट वाला है, जैसे 180 को मैंने 100 मान लिया ना, तो अब किसी का 179 होगा, किसी का 175 होगा, 176 होगा। तो एक फॉर्मूला होता है, तो फिर उसी तरीके से वो 100, तो दूसरा हो जाएगा 99 परसेंटाइल, तीसरा हो जाएगा 98, 97, इस तरीके से वो परसेंटाइल बढ़ते चले जाते हैं। सेम यहाँ पे होगा कि मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे 150 वाला ऊपर था, वो हो गया 100 परसेंटाइल वाला, तो उसके अकॉर्डिंगली बाकी सारे के सारे। तो परसेंटाइल में क्या होगा कि फिर वो डिफिकल्टी लेवल मैटर नहीं करता है, वहां पे जितने लोग बैठे होते हैं उनके हिसाब से एक फॉर्मूला बना दिया जाता है और उस हिसाब से सबको परसेंटाइल मिल जाता है। फिर वहां पे हम नंबर की या परसेंटेज की बात नहीं करते, बल्कि किसकी बात करते हैं, परसेंटाइल की। और वो परसेंटाइल जो होता है वो रिलेटिव होता है। यहां मान लो ज्यादा बच्चे दे रहे हैं, यहां पे कम बच्चे दे रहे हैं। शिफ्ट 1 में ज्यादा बच्चों ने दिया, शिफ्ट 2 में कम बच्चों ने दिया, ऐसा मान लिया। अब शिफ्ट 1 में जब ज्यादा बच्चों ने दिया और 180 आया, तो 180 को मैंने क्या मान लिया, 100। अब उसके अकॉर्डिंग हम बाकी सबको नंबर देते चले जा रहे हैं। ऐसे यहां पे शिफ्ट 2 में मान लो कम बच्चे थे, लेकिन 150 टॉपर था, हमने 150 को क्या बोल दिया कि ही इज 100, और रिलेटिवली हमने बाकी सबको नंबर दे दिए। तो अब जो नंबर होंगे उनमें फिर झगड़ा नहीं होगा कि इसको कम मिल गया, उसको ज्यादा मिल गया, मेरा डिफिकल्ट था, मेरा इजी था। फिर वो कंपैरेटिवली सबको एक से। समझ में आ रही है बात क्या है? यही प्रोसेस लगभग सब जगह यूज किया जाता है जहां पे मल्टी शिफ्ट में पेपर होते हैं। गुड। Percentile scores are scores based on the shift-wise relative performance of all those who appear for the examination. ठीक है, जो मैंने अभी बोला है ये वही उन्होंने इंग्लिश में लिख रखा है। The marks obtained are transformed into a scale ranging from 0 to 100 for each shift of examinees. ठीक है, the percentile scores indicate the percentage of candidates who have scored equal to or below सेम और लोअर रॉ स्कोर्स। अब देखो ये जो कहानी है ना, इसको समझने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला डाला हुआ है। ये फॉर्मूला समझना ज्यादा जरूरी है। ये पूरी की पूरी स्टोरी, अगर तुम बोलोगे कि सर मेरा परसेंटाइल क्या आया है, मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो तुम्हारा परसेंटाइल तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हें अपनी शिफ्ट देखनी है और तुम्हारी शिफ्ट में कितने बच्चे हैं उसको देखा जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 100 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द शिफ्ट with raw score less than or equal to the candidate's raw score। समझना क्या है, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है। जैसे मान लो कि टॉपर के थे 180 नंबर, ठीक है, अब ये इसको निकालना है अपना स्कोर, और इसको मान लो आया है 120। तो 120 नंबर के हिसाब से हम ये देखेंगे कि 120 के पीछे लेस देन और इक्वल टू, मतलब 120 और 120 के पीछे जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे न्यूमरेटर में, और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो किस में आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में, इनटू 100। अब जैसे मान लो 180 वाला आया, तो 180 वाले का अगर मैंने देखा तो 180, सपोज करो कि ये कुछ बच्चे हैं, मान लो 20,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, इनमें टॉपर कौन सा है, 180 वाला ही है। 180 वाला जिसका नंबर 180 है उसके पीछे कितने बच्चे होंगे, अरे 180 जिसके नंबर है उसके पीछे बच्चे कितने होंगे, 20,000 बच्चे होंगे ना। तो आप बोलोगे कि न्यूमरेटर में भी क्या आ रहा है, 20,000, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ रहा है, 20,000, तो वो कैंसिल होकर के क्या बन गया, 100। लेकिन 120 वाला है आया, अब 120 वाले के पीछे मान लो कितने आ रहे हैं, 120 वाले के पीछे सपोज कर लेते हैं कि 15,000 बच्चे आ रहे हैं, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 15,000 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 20,000, और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करके आप उसका परसेंटाइल। अब समझ में आ रहा है आपको कि क्या, जो भी आपके नंबर आएंगे उस नंबर को इंक्लूड करना, वो नंबर प्लस उसके पीछे जितने भी बच्चे होंगे वो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सारे के सारे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अगर आप देखोगे ना तो यहां पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बाकी सारी चीज। हाँ देखो डे 1 शिफ्ट है, अब यहां पे ये बोल रहे हैं कि इतने बच्चे एब्सेंट हो गए, इतने बच्चों ने अपीयर किया, टोटल बच्चे ये थे, हाईएस्ट स्कोर मान लो इतना है और लोएस्ट स्कोर इतना है। ठीक है, तो अगर इसके बेसिस पे हमें परसेंटाइल बनाना होगा तो इसके बेसिस पे हम परसेंटाइल कैसे बनाएंगे, तो लोअर का भी बनेगा और हायर का भी बनेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो ये कैलकुलेशन करिए कि कितने कैंडिडेट अपीयर हुए, 28,000 समथिंग हुए हैं। हाईएस्ट रॉ स्कोर कितना है, 335, मतलब ये टॉपर का स्कोर है। ठीक है, कैंडिडेट हु स्कोर्ड इक्वल और लेस देन, तो भाई टॉपर के नीचे तो सभी लोग हैं, तो ये पूरा हो गया। तो इसने क्या किया,
इसका बोला कि परसेंटाइल कितना आ रहा है, इसका परसेंटाइल 100 आ रहा है। क्यों 100 आ रहा है? क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है, पीछे वाले स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय क्या है, 100, तो वो 100 ही आ गया। अब हम ये देखते हैं कि डे 2 की शिफ्ट में मान लो इतने कैंडिडेट्स अपेयर किए, टोटल स्कोर इतना आया, हाईएस्ट स्कोर इतना है, तो उसके हिसाब से हमने इसका 100 वाला परसेंटाइल कैसे बनाया कि इसके पीछे इतने लोग हैं, ये टोटल लोग हैं इसका। अब देखना यहां 335 को 100 मिल रहा है और यहां 346 को 100 मिल रहा है। समझ में आ रहा है? अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हम बाकी सारे के सारे निकाल रहे हैं। इसके बीच में अगर किसी का निकालना होगा तो हम न्यूमरेटर में क्या डालेंगे, जो भी बंदे उसके इक्वल या उससे पीछे हैं। डिनोमिनेटर में क्या डालेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे ही जो सबसे लोएस्ट स्कोर होगा वो भी ऐसे ही कैलकुलेट किया जाएगा कि ये मान लो ये था -39 नंबर था, तो अब भाई देखो -39 सबसे कम है, इसके पीछे कितने लोग हैं, एक ही बंदा है, ये खुद है, तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय ये इंटू 100। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो परसेंटाइल है हम ये 7 डिजिट्स तक निकालेंगे, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनके 2 लोगों के सेम नंबर आ गए, 3 लोगों के सेम नंबर आ गए, 100 लोगों के सेम नंबर आ गए, तो क्या कर रहे हैं कि हम 7 डिजिट्स तक निकालेंगे। ठीक है, 7 डिजिट्स तक निकालने के बाद फिर हम देखेंगे कि उसको क्या कैसा परसेंटाइल मिल रहा है, कैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला, बस मेन चीज ये है। आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, परसेंटाइल समझ में आ गया, 2 शिफ्ट में हो रहा है, ये सब समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या ये सब करवाने की एक्चुअल में जरूरत थी? तो भाई फिलहाल हो सकता है उनके पास बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हों, 1 लाख के ऊपर आ गए हों, 2 लाख आ गए हों, तब तो कराने का पॉइंट बनता है। अगर वो लास्ट ईयर जितने ही है कि 70,000, 80,000, 90,000 है, तो डेफिनेटली बच्चे उतने ही आएंगे, 40-45 हजार उतने भी सेंटर्स में किया जा सकता था। अब आती वो इंपॉर्टेंट बात जो मुझे याद है अभी। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये कराने के बजाय इनको एक काम और कराना चाहिए था, और मेरे ख्याल से तुम सभी लोगों को ये मेल भी करना चाहिए उनको, कि एग्जाम के बाद पेपर, जैसे अब चूंकि जेई और एनडीए से कंपेयर कर रहे हैं, तो जेई और एनडीए वाले क्या करते हैं, एग्जाम के बाद तुरंत पेपर रिलीज कर देते हैं। उसका क्या फायदा होता है कि पेपर रिलीज करने के बाद सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट उन पेपर को सॉल्व करते हैं, एक आंसर की निकल करके आती है, फिर एक आंसर की वो अपनी खुद रिलीज करते हैं, कंपेयर होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब पेपर बनता है, कई बार क्या हर बार ही होता है, जितनी बार भी हम पेपर डिस्कस करते हैं तुमने देखा होगा उसमें कुछ क्वेश्चन गलत ही होते हैं, तो तुम लोगों को तो बोनस मार्क मिलता नहीं है, जबकि बोनस मार्क एक्चुअल में मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये डबल शिफ्ट में पेपर करने के बजाय काम ये करना चाहिए था कि अपना पेपर रिलीज कर दो आंसर की के साथ में, और जैसे जेई वाले करते हैं, एनटीए वाले करते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई एक बार आप देख लो, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ इराटा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमें बताओ, और फिर उसके बाद हम बोनस मार्क रिलीज कर देंगे। तो ये एक्चुअल में मिलना चाहिए था, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, और तुम सबको ये चीज मेल भी करनी चाहिए उनको कि सर एग्जाम के बाद में ये पेपर और आंसर की एक बार रिलीज कर दीजिए, सोल्यूशन की आप रिलीज कर दीजिए, सो दैट हमें बोनस मार्क्स मिल सके, क्योंकि हर बार ये प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी परसेंटाइल वाला नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ऐसा कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है, बस एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला भी कैसे काम कर रहा है मैंने बता दिया है। किसी को कोई डाउट है इसमें, समझ में आ गया? या हाँ, फाइनल रैंक भी उसी परसेंटाइल के हिसाब से ही आएगी। परसेंटाइल तो बन ही गया ना भाई, मान लो, हाँ, तो हाँ, अब वो उसमें से सिलेक्ट करेंगे, उनका एक क्राइटेरिया होगा रैंक 1 सिलेक्ट करने का, वो देख लेता हूं इसमें दिया होगा कुछ ना कुछ। अब ये है देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जामिनीज इन 2 शिफ्ट, candidates have to be distributed into 2 shift randomly so that each shift has an approximately equal number of candidate। वो भी देख लेता हूं, ये दिया ही होगा इन्होंने, नहीं दिया होगा तो फिर ऐसा होगा कि किसी के एक को 1 किसी एक को 2 करेंगे, फिर भी मैं देख लेता हूं। दिस विल इंश्योर दैट देयर इज नो बायस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। Preparation of result. The examination result for each shift will be prepared in the form of raw score, percentile score of total raw scores. The percentile would be calculated for each candidate in the shift as follows. Let TP1 be the percentile score of the total raw score of that candidate. यही है ना? ये तो सेम ही है। इसके बाद भी कुछ है क्या? इसके बाद कुछ नहीं है क्या? इसके आगे भी पेज है, दिखाना जरा क्या उस पे लिखा हो।
हाँ ठीक है, लिखा हुआ है इसमें। तो ये बोल रहा है कि ये स्टेप 2 ही है ना? हाँ हाँ। लेट TP1 बी द परसेंटाइल स्कोर ऑफ द टोटल रॉ स्कोर ऑफ दैट कैंडिडेट। तो टोटल परसेंटाइल में वही नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस देन, ठीक है ये तो ठीक हो गया, TP1, TP2, TP3 एंड सो ऑन। स्टेप 3 है compilation of IMUCT score and preparation of result. The percentile score for the total raw score for all the shift day 1 की, ठीक है, shift 1 shift 2 as calculated in step 2 above would be collated and shall be called the IMUCT score which will then be used for compilation of result and further। मतलब इन्होंने वो नहीं बताया कि किसको फर्स्ट देंगे और किसको सेकंड देंगे। अब वो कोलेट करेंगे, कोलेट करने का क्या प्रोसेस है वो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब 2 शिफ्ट बना ली है, उन्हीं 2 रिजल्ट्स को कोलेट करेंगे, लेकिन उनको कोलेट करने का क्या प्रोसेस है वो नहीं बताया है। मतलब इन्होंने ये बोल दिया है कि देखो, इन्होंने क्या बोल दिया है, इन्होंने ऐसा बोल दिया कि जैसे हम लोग एक कट ऑफ डिसाइड कर देंगे, मान लो 78 परसेंटाइल हमारा कट ऑफ है, तो दोनों में भी जितने जितने में 78 आ रहा होगा, 78 परसेंटाइल के ऊपर जितने लोग होंगे वो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 से सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। लेकिन रैंक में किसको किस हिसाब से, रैंक बाकी सबकी तो डिसाइडेड है, बस मेन पंगा पहली वाली रैंक का है वो। हाँ मतलब वही परसेंटाइल क्या, रैंक ही लगेगी बेसिकली, रैंक तो उसी से ही बनेगी। मतलब फर्स्ट रैंक किसको मिलेगी ये अभी क्लियर नहीं है, बट वो 2 रिजल्ट वहां से ही कोलेट करेंगे। और ये याद रखना कि परसेंटाइल परसेंटेज नहीं है। हाँ बोलो। तुम्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है, तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, तुम्हारा ना तो फायदा है तुम्हारा ना लॉस है। सर एक चीज और, जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बढ़ रहे हैं, पहले 40,000 पे 18,000 रैंक, अभी रैंक पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? जैसे रैंक अभी ज्यादा बच्चों की आएगी। देखो अगर 18,000 19,000 सीट्स हैं उन पे, तो 19,000 सीट 19,000 तक की रैंक हो तो तुम्हें वैसे ही देंगे, ठीक है ना। मतलब उतनी सीट तो रखेंगे ही रखेंगे। अब उनका जो ये होगा ना कि कट ऑफ क्या है, किस परसेंटाइल पे आ रहा है। मान लो उनके पास 90,000 सीट्स हैं, तो 90,000 सीट्स जितने में कवर हो रही होंगी, मान लो वो 81 परसेंटाइल पे हो गई, 82 परसेंटाइल पे हो गई, वहीं पे ही खत्म कर देंगे वो, ऐसे करके चलेंगे। और कुछ, और कोई डाउट? क्या 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 जेईई मेंस में होता है कि मान लो जनरली कट ऑफ हुई है 93 परसेंटाइल, हाँ एक कैंडिडेट है उसका है 90 परसेंटाइल, हाँ, बट उसको कुछ ना कुछ तो रैंक मिलता ही है ऑल इंडिया, उसमें भी ऐसे ही होगा। देखो अब ये ऑल इंडिया वाली रैंक तुम्हें देंगे या नहीं देंगे अभी ये क्लियर नहीं, क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये तो मैं नहीं बता सकता कि पहली बार इंट्रोड्यूस करने, वैसे देनी तो चाहिए सभी लोगों को रैंक। होता क्या है कि जितने बच्चे एग्जाम देते हैं उन सबकी एक रैंक आती है, तो वो रैंक तो सबको मिलनी ही चाहिए। लेकिन लास्ट ईयर तक भी क्या करते हैं कि जो पीडीएफ निकालते हैं उसमें केवल सिलेक्टेड कैंडिडेट को ही रैंक देते हैं, बाकी को बोल देते हैं कि आप फेल हो गए हो, तो वो रैंक नहीं देते। अब इस बार ये क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम है, इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो हम लोग ये मैंने मेल करी थी आईएमयू को, हाँ तो उनका रिप्लाई आया था कि यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर, तो फिर मैंने उनको कॉल करी, तो यही क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि ईच एंड एवरी कैंडिडेट विल गेट सम रैंक इवन इफ इट इज द लास्ट रैंक। हाँ फिर ठीक है, फिर तो अच्छी बात है ना। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं फिर तो तुम्हें रैंक मिल ही जाएगी ना। रैंक मिलने का मतलब ये नहीं कि आपको सिलेक्शन मिल गया है, रैंक मिलने का मतलब आपको ये पता लग गया कि आप कहाँ पे हो बस। भाई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन, वो तो प्राइवेट कॉलेज अपने हिसाब से बता देगा ना तुम्हें कि वो कौन सी रैंक तक के बच्चे ले रहा है। जैसे एंग्लो क्लियर कर देता है कि हम टॉप 4,000 वाले लेंगे, एमएससी क्लियर कर देता है, कई लोग अपनी क्लियर कर देते हैं कि हम यहाँ तक लेंगे। यार एक सेकंड भाई, एक एक करके डाउट लेने दो मुझे। हाँ उन्हें ही कंसीडर, बिल्कुल उन्हें ही कंसीडर करेंगे यार। रैंक सबको, मान लो कि 40,000 बच्चों ने दिया एग्जाम, 40,000 को सबको रैंक मिल गई। रैंक मिलने का मतलब ये नहीं कि आप सिलेक्ट हो गए हो, वो आपको बताएंगे कि मान लो उन्होंने बोला कि 78 परसेंटाइल के ऊपर वाले सिलेक्टेड है, अब रैंक तो वो 0 परसेंटाइल वाले 1 परसेंटाइल वाले को भी दे रहे हैं ना, तो वो रैंक मिलना इज अ डिफरेंट थिंग, सिलेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, इसको समझो। अगर वो आपको रैंक दे रहे हैं कि हाँ आपका 1 परसेंटाइल 2 परसेंटाइल पे भी इतना रैंक आया है, दैट डजंट मीन कि आप सिलेक्टेड हो।
सिलेक्टेड उतने ही लोग होंगे जितना वो बताएंगे कि इस परसेंटाइल के ऊपर वाले सिलेक्टेड है, तो फिर उनको ही सिलेक्टेड माना जाएगा। फिर जो कंपनी जो क्राइटेरिया अपना चेक करती है ना, मान लो एंग्लो बोल रही है कि मैं टॉप 4000 ले रहे हैं या टॉप 6000 ले रहे हैं, या कोई बोल रहा है हम टॉप 10,000 ले रहे हैं, तो वो तो कंपनी डिसाइड करेगी, वो और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। हाँ, टीएमआई अगर बोल रही है तो हम कोई भी रैंक ले रहे हैं तो कोई भी रैंक ले लेगी, उसमें क्या दिक्कत है। सर इसमें भी फिर वही वाला पढ़ना चलेगा जैसे पहले 100 to 120 क्वेश्चंस करने हैं, ये कुछ चेंज है इस बार? क्या क्या जैसे पहले तक कहता था कि 100 to 120 अटेम्प्ट कर देंगे तो कुछ डिसेंट रैंक आ जाएगी। हाँ हाँ, अब ये भी वैसे ही है या कुछ? आप देखो यार, मुझे एक बात बताओ, ये सारी कैलकुलेशन करने में तुम्हारे नंबर पे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। ये वाली कैलकुलेशन करके वो मान लो वो 2 शिफ्ट में करा करके नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू दे, या ना कराए और जैसे पहले रैंक दे रहा था वैसे दे, सिलेक्शन तो 19,000 ही होने वाले हैं ना, ये 20,000 जितनी उनके पास सीट है मान लो उतने ही होने वाले हैं ना, तो इससे तुम्हारे कैलकुलेशन पे थोड़ी ना कोई डिफरेंस आने वाला है। तुम्हें पहले अगर 100 से 120 के बीच में एक डिसेंट रैंक मिल रही थी, अभी भी उतने पे ही मिलेगी। परसेंटाइल तुम्हारा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उससे तुम्हारे सिलेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। बट हाँ, एक चीज जरूर करना, मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आईएमयू को मेल ये जरूर करना कि हमें इस बार का पेपर एग्जाम के बाद में पेपर विद आंसर की प्रोवाइड कराया जाए, सो दैट हमें बोनस मार्क्स मिल सके।